नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक दिन डीएम साहिबा अपनी माँ सावित्री देवी के साथ कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए आती हैं और स्नान करने के बाद जैसे वह बाहर निकलती हैं तो माँ सावित्री देवी को अचानक से एक भिखारी दिखाई देता है जो बड़ी बुरी तरह से लोगों से गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहा था। डीएम साहिबा की माँ सावित्री देवी जब उसे गौर से देखती हैं तो देखते उसे पहचान लेती हैं और उसके पास जाकर उसे गौर से देखने लगती हैं। लेकिन वह भिखारी अभी तक डीएम साहिबा की मां को नहीं पहचान पाया था और इसके बाद जो भिखारी होता है वह डी साहिबा की मां से भी गिड़गिड़ा कर भीख मांगने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूं, अगर आप मुझ पर रहम कर देंगे तो मैं कुछ खाना खा लूंगा। इसके बाद जो डीएम साहिबा की मां है वो उससे कहने लगती है कि सुनील, यह तुम ही हो ना। अब जैसे ही वो भिखारी अपना नाम डीएम साहिबा के मां के मुंह से सुनता है तो एकदम से बड़ा ही हैरान हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। दरअसल सुनील उसका असली नाम था और इस नाम को भला वह महिला कैसे जानती थी। इसके बाद वह भिखारी गौर देकर देखने लगता है और जैसे ही वो डीएम साहिबा की मां को पहचान लेता है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और उसके पैर पकड़कर वहीं पर उससे माफी मांगने लगता है। कौन था यह भिखारी और किस वजह से डीएम साहिबा की मां से माफी मांग रहा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिवार होता है जिस परिवार के अंदर एक लड़का है जिसका नाम है सुनील, जो कि फिलहाल पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन उसके पास जमीनो जायद काफी अच्छी है तो इसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा गौर नहीं देता है। सुनील शादी के योग हो जाता है तो उसके माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं और ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम होता है सावित्री, जो बड़ी होनहार थी और घरेलू लड़की थी जिसके अंदर संस्कार फूट फूट कर भरे हुए थे। उसके बाद सुनील के माता पिता सावित्री से अपने बेटे की शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी उस घर के अंदर हंसी खुशी रहने लगते हैं। सावित्री अच्छे से अपने सास ससुर का ख्याल रखा करती और अपने पति का कहा माना करती। धीरे धीरे समय बीतता, समय के साथ साथ अचानक से जो सावित्री होती है वह गर्भवती हो जाती है। जब सावित्री गर्भवती होती है तो उस समय पर जो उसका पति सुनील होता है वो कहने लगता है कि मुझे तो देखो लड़का चाहिए और लड़का ही तुमसे होना चाहिए। सावित्री उसे समझाती है कि देखो, यह मेरे हाथ में नहीं है, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा, इसमें मैं भला क्या कर सकती हूं। लेकिन सुनील लड़के की रट लगाए बैठा था और यही हाल उसके माता पिता का था। दरअसल वो लोग कुछ पुराने ख्यालात के थे जिसमें लड़की को बोझ माना जाता है और इसी वजह से जो सुनील होता है अपनी पत्नी से बार बार लड़का होने के लिए आग्रह करता है। इसके बाद जो सावित्री होती है वह इन सभी बातों को सुनती रहती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। और धीरे धीरे उसकी डिलीवरी का समय आ जाता है। जैसे ही सावित्री की डिलीवरी होती है तो उसने एक बेटी को जन्म दिया था और जैसे ही वो बेटी को जन्म देती है तो उसके बाद से उसके सास ससुर और उसका पति उससे अजीब सी नफरत करने लगते हैं। वह सोचते हैं कि ये सारी कुछ इसकी गलती है और इसकी वजह से हमारे परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ है। इसके बाद सावित्री उन्हें समझाने की भी कोशिश करती है लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते हैं और जो सुनील होता है वह सावित्री पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बेटी होने के लगभग 2 साल बाद सावित्री फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार जो उसका पति है वो कहने लगता है कि देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस बार बेटा ही होना चाहिए। सावित्री इस बार भी कह देती है कि देखो, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले की देन है, जो होगा वो हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद समय आता है डिलीवरी का और जैसे ही सावित्री की डिलीवरी होती है तो इस बार पूरा परिवार एकदम से खुश हो जाता है क्योंकि यहां पर सावित्री ने एक लड़के को जन्म दिया था जिसे पाकर उसका पति सुनील भी बड़ा ही खुश होता है और उसके साथ ससुर भी बड़े ही खुश होते हैं। अच्छे से उसे खाने को दिया जाता है और अच्छी तरह से उसकी देखभाल रखी जाती है। इधर जब उसकी बेटी अपने भाई को देखती है
तो वह भी बड़ी खुश होती है। अभी इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन वो समझती है कि ये मेरा भाई है और इसको आने से पूरा परिवार खुश है, तो मुझे भी खुश होना चाहिए। जो लड़का होता है उसका नाम जतिन रखा गया था, और जतिन और स्नेहा अब धीरे धीरे इतने बड़े हो गए हैं कि वो दोनों स्कूल जाने लगे हैं। लेकिन जो सुनील होता है यहाँ पर अब तक भी अपनी बेटी और बेटे में भेद करता है। वह अपने बेटे को तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, वहीं पर जो स्नेहा होती है उसे सरकारी स्कूल में डाल रखा था। ये बात माँ को बड़ी बुरी लगती है, लेकिन फिलहाल वो जैसे तैसे करके परिवार की भलाई आना है। और ये हमारा बेटा है, ये हमारा वंश आगे चलाएगा और इसी से हमारा नाम होगा, सावित्री बार बार उससे कहा करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है। और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ जो स्नेहा होती है वह अब 10 साल की हो जाती है और फिलहाल वो 5वीं क्लास में है। लेकिन 5वीं क्लास में उसे ये सारी बातें जो परिवार के अंदर घट रही थी, अब तक बेटी और बेटे का जो भेद था, वो सभी बातें फील होने लगती है। और 5वीं क्लास में उसे एक पाठ पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर, और उस पाठ को पढ़ने के बाद वह अपनी माँ से आकर इन सभी बातों के जवाब मानने लगती है। मैं आपकी बच्ची नहीं हूं, तो आप लोग मुझ में भेद क्यों करते हो? तो माँ कहती है कि बेटी, मैं कहां तुम में भेद करती हूं। तो वो कहने लगती है कि माँ पिता ना तो मेरे लिए अच्छे से खाने के लिए लाते हैं और ना ही मेरी देखरेख अच्छी तरह से करते हैं, वो तो सारा के सारा प्यार भैया पर लुटा देते हैं। तो माँ समझाने लगती है, कहती है कि नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जो तुम्हारे पिता हैं वो उस पर ज्यादा लड़ इसलिए किया करते हैं क्योंकि वो तुमसे छोटा है और तुम बड़ी भी तो हो ना। बड़े बच्चे को अक्सर कम प्यार मिला करता है, तो तुम्हें इसी तरह से रहना होगा। इस बार तो सावित्री ने अपनी बेटी स्नेहा को समझा दिया था, लेकिन उसके दिमाग में यह बात चल रही थी कि अभी नहीं तो कुछ दिन बाद फिर से ये सवाल उसके सामने आएंगे और उस बार इन बातों का जवाब देना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे तैसे करके सावित्री इसके बाद 3 साल और निकाल लेती है, लेकिन 3 साल बाद इन बातों के चलते उसकी बेटी स्नेहा दोबारा से उसे सवाल कर देती है और कहने लगती है कि माँ, आप लोग सच में ही मुझ में और मेरे भाई में भेदभाव करते हो, क्योंकि इसी वजह से आपने उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रखा है और मुझे सरकारी स्कूल में डाल रखा है। हालांकि मैं भाई से पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार हूं। अगर आप लोग मुझे प्राइवेट स्कूल में डालोगे तो मैं और भी अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। तो माँ फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल तक जो और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगती है। ये सब कुछ सुनील वहीं पर बैठा बैठा देखता रहता है, लेकिन एक बार भी अपनी पत्नी को ना अपनी बेटी को जाने से रोकता है। सावित्री देवी अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के साथ चली जाती है और उसके बाद सावित्री देवी अपनी बेटी के साथ दिल्ली में अपने भाई के साथ ही रहने लगती है। अब स्टार्टिंग में सावित्री देवी कुछ दिनों तक का वेट करती है कि शायद उसका पति उसे लेने के लिए आ जाएगा और कुछ दिनों में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन सावित्री देवी का पति उसे लेने के लिए नहीं आता है। धीरे धीरे करके इन बातों को 2 साल बीत जाते हैं। अब जैसे ही 2 साल बीतते हैं तो उसके बाद उसका भाई कहने लगता है कि बहन, तुम्हारा पति तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा, तो इससे अच्छा होगा कि तुम उसे तलाक दे दो। लेकिन सावित्री देवी कहती है कि भैया, अब तलाक देने का मतलब ही क्या बनता है? मेरे पास मेरी बेटी है और इसी के सहारे में अपने जीवन को बिता लूंगी। अगर वो लोग अपनी तरफ से तलाक की पहल करते हैं तो उसके बाद मैं जरूर से तलाक दे दूंगी। ऐसा कहकर सावित्री देवी अपने पति से और अपने पति से और अपने बाहर निकल जाता है। और इसके बाद जो सावित्री देवी होती है वह वहीं पर फूट फूट कर रोती रहती है और स्नेहा अपनी मां के पास बैठकर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि मां, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, ना तो आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन सावित्री देवी अब अपने मन के अंदर एक संकल्प कर चुकी थी कि वह अब अपनी बेटी में फर्क नहीं होने देंगी और इसी बात को लेकर कर वह अपने भाई के पास फोन मिला देती है और भाई को बता देती है कि इस तरह से मेरे साथ यहां पर गलत हो रहा है और मैं अब इस आदमी के साथ 1 सेकंड नहीं रह सकती। इस बात को सुनकर सावित्री देवी का जो भाई होता है वह अपनी बहन को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है।
दरअसल सावित्री देवी का भाई दिल्ली में रहा करता है और वहीं पर एक सरकारी नौकरी किया करता है। इसके बाद सावित्री देवी का भाई वहीं पर आता है और वहां पर आने के बाद अपने जीजा यानी कि सुनील को भी बुलाता है और बुलाने के बाद उससे बात करता है। कहता है कि देखो, इस तरह से काम नहीं चल। अगर तुम अपना यही रवैया रखोगे तो मेरी बहन तुम्हारे साथ रहने से मना कर रही है। लेकिन सुनील, जो फिलहाल तक भी अपने बेटे से ज्यादा लाड़ किया करता था और बेटी की वजह से वो परेशान था, तो वो कह देता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। अगर तुम्हारी बहन को जाना है तो तुम बेशक से उसे अपने साथ ले जा सकते हो। इस बात को सुनकर जो सावित्री देवी का भाई होता है वह वहां से अपनी बहन को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और सावित्री देवी भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो अपनी बेटी का भी सामान पैक कर लेती है, लेकिन उसके बाद कहती है कि सुनील, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? अब जैसे भिखारी सामने वाली महिला के मुंह से अपना नाम सुनता है तो उसके बाद उसकी तरफ गौर से देखने लगता है, क्योंकि अभी तक उसने सावित्री देवी को इतनी अच्छी तरह से नहीं देखा था। और जैसे ही वो उसे गौर से देखता है तो उसके बाद एकदम से उसे पहचान लेता है। जैसे उसने सावित्री देवी को पहचाना था तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह एकदम से सावित्री देवी के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि सावित्री, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस टाइम पर तुम्हारी बात नहीं मानी। इस बात को जो स्नेहा होती है वह भी वहीं पर खड़ा होकर देख रही थी और उसे भी पता चल जाता है कि जो सामने भीख मांग रहा है वह और कोई नहीं, उसका वही पिता है जिसने 15 साल पहले मां बेटी को घर से जाते हुए रोका तक भी नहीं था। इसके बाद जो सावित्री देवी होती है वह इस बात को देखकर हैरान है कि आखिर ये ऐसा क्यों है और क्या परेशानी हो गई इसको। तो इसके बाद वह उससे पूछने लगती है कि सुनील, तुम तो अपने बेटे के साथ रहा करते थे ना, फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें यहां पर भीख मांगनी पड़ रही है? और वैसे भी तुम्हारे पास ढेर सारी जमीन और जात थी। तो जो सुनील होता है, जिसका रो रो कर अभी तक बहुत बुरा हाल है, वो अपने आप को चुप कराता है और चुप कराने के बाद कहने लगता है कि सावित्री, यह सब कुछ मेरे पापों का फल है जो मुझे मिलना जरूरी था और वह पापों का फल ही मुझे मिला है। इसके बाद जब सावित्री देखती है कि ये अपनी गलतियों का एहसास कर रहा है तो उसके बाद उसे और भी अच्छी तरह से पूछने लगती है कि कौन से पाप और कैसे पाप और कौन सा फल तुम्हें मिल रहा है। तो वह अपनी उसके बाद की कहानी बताने लगता है, जब सुनील ने सावित्री देवी को और उसकी बेटी को घर से जाने से रोका नहीं था और वह अपने बेटे के साथ रहा करता था। दरअसल उसके कुछ दिनों बाद उसके माता पिता की मौत हो जाती है और वह बेटे के साथ अकेला रह गया था। जैसे ही बेटा 18 साल का होता है तो उसी दौरान वह अपने बेटे की शादी करा देता है और शादी होने के बाद जो बेटा होता है पूरी तरह से अपने पिता का अपमान करने लगता है और उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, क्योंकि वह लाड़चाप से पाल पोस कर बड़ा किया गया था। तो उसे नहीं पता था कि संस्कार क्या होते हैं और पिता का आदर कैसे किया जाता है। इसके बाद सुनील कुछ दिनों तक ये सब कुछ सहन करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके बेटे को अपना पिता आंखों देखा नहीं सुहाता है और उसके बाद वह अपने पिता पर पिटाई भी लगाने लगता है। जब उस पर पिटाई लगती है तो उसे वह बातें याद आती हैं जब वह किस तरह से अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार किया करता था और उन्हीं का फल समझकर वह इन सभी चीजों को सहन करता रहता है। लगभग 3 से 4 महीने लगातार उसको टॉर्चर किया जाता है और जब यह टॉर्चर उससे सहन नहीं होता है तो एक रात अचानक से वह अपने गांव से और अपने घर से गायब हो जाता है और उसके बाद उसके बेटे को छोड़कर वह इधर उधर ऐसे भटकने लगा था। अब इधर उधर भटकने के बाद वह कुछ काम करके अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह काम करता है तो एक दिन काम के दौरान अचानक से उसको चोट लग जाती है और उस चोट के कारण उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया था। अब इसके बाद वह इधर उधर काम ढूंढता है अपने लिए, ऐसा जिससे वो बैठकर आराम से काम कर सके, लेकिन ना तो उसे ऐसा काम करना आया करता है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाई लिखाई उसने नहीं की है, नॉर्मल सी पढ़ाई लिखाई की है और उसके बेस पर उसे काम नहीं मिलता है, तो मजबूरन अब उसे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता है और इसी तरह से वह गुजारा करता है। तो जो सावित्री होती है वो उससे कहने लगती है कि सुनील, अगर ऐसी बात थी
तो तुम्हारे पास तो ढेर सारी जमीनों जायद थी, क्या सारी के सारी तुमने अपने बेटे के नाम कर दी? तो वो कहने लगता है कि हाँ सावित्री, ऐसा हुआ जब उसकी शादी हुई थी तो उसके बाद वो बहुत ही अच्छी तरह से घर के अंदर रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे करके उसने बहाना बनाया और बहाना बनाने के बाद सबसे पहले उसने पूरी जमीन और जायद अपने नाम करवाई और उसके बाद से मुझसे लड़ाई करने लगा और मेरे साथ मारपीट करने लगा। तो सावित्री कहने लगती है कि अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम मुझसे एक बार मिल तो सकते थे। तो वो कहने लगता कि सावित्री, किस मुंह से तुम्हारे पास जाता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैंने बहुत सारे अत्याचार किए थे और ऊपर से अपनी बेटी के साथ भी भेदभाव किया था। इन बातों को सुनकर सावित्री और स्नेहा की समझ में यह बात आ गई थी कि अब उसके पिता का अंदर का जितना भी अहंकार था वो सारा के सारा नष्ट हो चुका है और वो अब पूरी तरह से लाचार है। यहां पर भीख मांगने के लिए तो इसके बाद दोनों बाप बेटी उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन उसके बाद जो सुनील होता है वो उनसे मना करने लगता है। कहता है कि नहीं सावित्री, मैं इसी लायक हूं और मुझे यहीं पर रहना चाहिए। तभी जो स्नेहा अब तक सब कुछ देख रही थी और सब कुछ उसके समझ में आ गया था, वह कहने लगती है कि नहीं पिताजी, आपने जो कुछ भी किया वो आपकी करनी थी। और मुझे सरकार की तरफ से आवास मिला है, तो आप मेरे साथ आराम से रह सकते हो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो पिता होता है पूरी तरह से भावुक हो जाता है, तो एकदम से वह अपनी बेटी के पैरों को पकड़ता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद बेटी उसे माफ कर देती है और कहती है और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगती है। यह सबको सुनील वहीं पर बैठा बैठा देखता रहता है, लेकिन एक बार भी अपनी पत्नी को ना अपनी बेटी को जाने से रोकता है। सावित्री देवी अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के साथ चली जाती है और उसके बाद सावित्री देवी अपनी बेटी के साथ दिल्ली में अपने भाई के साथ ही रहने लगती है। अब स्टार्टिंग में सावित्री देवी कुछ दिनों तक का वेट करती है कि शायद उसका पति उसे लेने के लिए आ जाएगा और कुछ दिनों में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन सावित्री देवी का पति उसे लेने के लिए नहीं आता है। धीरे धीरे करके इन बातों को 2 साल बीत जाते हैं। अब जैसे ही 2 साल बीतते हैं तो उसके बाद उसका भाई कहने लगता है कि बहन, तुम्हारा पति तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा, तो इससे अच्छा होगा कि तुम उसे तलाक दे दो। लेकिन सावित्री देवी कहती है कि भैया, अब तलाक देने का मतलब ही क्या बनता है? मेरे पास मेरी बेटी है और इसी के सहारे में अपने जीवन को बिता लूंगी। अगर वो लोग अपनी तरफ से तलाक की पहल करते हैं तो उसके बाद मैं जरूर से तलाक दे दूंगी। ऐसा कहकर सावित्री देवी अपने पति से और अपने पति से ससुराल से पूरी तरह से नाता तोड़ लेती है और अपने भाई के वहीं पर ही रहने लगती है। दिल्ली के अंदर वह अपने लिए एक छोटा सा काम देखती है ताकि वह अपने भाई के ऊपर बोझ ना बन सके और अपनी बेटी के साथ वहां पर अपने समय को व्यतीत कर सके। सावित्री देवी की जो भाभी होती है वह भी बड़ी अच्छी थी और वह अच्छी तरह से अपनी ननद का ख्याल रखती है और उसकी बेटी को अपने बच्चों के समान रखा करती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो सावित्री देवी की बेटी स्नेहा होती है वह यूपीएससी की तैयारी करने लगती है और दिन रात एक करके यूपीएससी के टेस्ट को क्लियर कर देती है। जैसे उसका यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हुआ था तो उसके बाद वो अब सच में ही एक बड़ा अधिकारी बन गई थी, क्योंकि जब से वो यहां पर आकर अपने मामा के पास रहने लगी है तो उसका मामा उससे बार बार यही बात कहा करता था कि बेटी, तू पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और तुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है। अब जैसे ही वो बड़ा अधिकारी बनती है तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी उसके मामा को होती है और उसकी मां को भी बहुत सारी खुशी हुई थी। इसके बाद जो सावित्री देवी की बेटी होती है वह अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करती है और ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद फिलहाल वो एक जगह पर पोस्टिंग ले लेती है। जहां पर उसे पोस्टिंग मिलती है वहां पर उसे रहने का आवास भी मिलता है और इस आवास के अंदर वो अपनी मां को ले जाती है। वह अपने मामा को भी अपने साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन उसका मामा मना कर देता है और कहता है कि नहीं बेटी, मैं यहां पर काम कर रहा हूं तो यहीं पर ठीक है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। स्नेहा ने कभी भी अपनी मां की किसी भी इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ा था।
उसकी माँ जिस चीज के लिए बोल दिया करती उसको फौरन से उसके लिए हाजिर कर दिया करती। ऐसे होते हुए समय आ जाता है 2025 का, और 2025 के समय में लगने वाला था महाकम। अब जैसे स्नेह को पता चलता है कि महाकम लगने वाला है, तो उसके बाद स्नेहा एक फैसला करती है। जैसा कि उसने न्यूज में सुना था कि इस महाकुंभ का योग काफी दिनों बाद बना है और इसमें जाने से सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है, तो वह अपनी मां को महाकुंभ में स्नान कराने की सोचती है। और इसी बात के लिए वह अपनी मां से बात करने लगती है। अब मां जैसी महाकम का नाम सुनती है तो वो पहले तो मना करती है, लेकिन बेटी उसे जिद करती है और उसे पूरी महिमा बताती है कि किस किस तरह से यह इतने दिनों बाद कुंभ लगा है और इस कुंभ का योग काफी दिनों में बना है और अच्छा बताया जा रहा है इसको। तो उसके बाद मां भी स्नान के लिए तैयार हो जाती है और दोनों मां बेटी वहां से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुंभ के मेले में काफी ज्यादा भीड़ है, तो काफी पहले ही गाड़ियों को रोका जा रहा था। लगभग 15 किमी पैदल चलने के बाद अंदर घुसने दिया जा रहा था, लेकिन स्नेहा फिलहाल एक डीएम है, तो डीएम की वजह से उसे अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। और स्नेहा अपनी मां को लेकर कुंभ के मेले में पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद मां कुंभ के मेले की महिमा देखती है। चारों तरफ विचित्रता के साधु हैं जो अलग अलग तरह से लोगों के बीच में अट्रैक्शन का कारण बन रहे थे। किसी ने तो अपने एक हाथ ऊपर कर रखा है, किसी ने कांटों की सैया बना रखी है, उस पर लेटा हुआ है, तो किसी के सर पर काफी ज्यादा रुद्राक्ष है और उन्हें लेकर वो इधर उधर घूम रहा है। इन सभी चीजों को देखने के बाद जो स्नेह की मां होती है वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाती है और धीरे धीरे बढ़ते हुए वो लोग स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद दोनों मां बेटी वहां से वापस लौट रहे थे, लेकिन तभी अचानक से जो स्नेहा की मां होती है सावित्री देवी, उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है जो सभी लोगों से बड़ा ही गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहा था। जैसे ही सावित्री देवी उस भिखारी के पास पहुंचती है तो भिखारी सावित्री देवी से भी भीख मांगने लगता है और कहता है कि मैडम, काफी दिनों से भूखा हूं, आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए रहम करके, ताकि मैं खाना खा सकूं। अब इसके बाद सावित्री देवी उसे पैसा तो नहीं देती हैं कि चलिए पिताजी, अब आपको यहां पर नहीं रहना है और आप हमारे साथ चलिए। इसके बाद सावित्री और उसकी बेटी उसे अपने साथ जबरदस्ती ले आते हैं। वो बार बार मना तो करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और कहते कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन आगे से आपको ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। इसके बाद सावित्री और स्नेहा उसे अपने साथ लेकर वहां से उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर स्नेहा की ड्यूटी थी, और वहीं पर अपने साथ सावित्री सुनील को भी रखने लगती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक